अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डस्का के पूरे हलके में दोबारा इंतखाब के इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा है। PTI की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अब 10 अप्रैल को दोबारा इंतखाब होगा। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज काबीना ने ECC के भारत से कपास और चीनी के दरामद के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। 2 दिन इस दरामद के फैसले और फिर इसके मुस्तरद होने के फैसले पर खूब बात हुई है। काबीना में रद्दोबदल का मामला भी ज़ेरे बहस है। ये तब्दीली और उसके समरात कब सामने आएंगे या मुजव्वज़ा रद्दोबदल रुक गया है, ये सवाल बदस्तूर खड़ा है। मगर 3 दिन पहले तक के महबूब वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख ओहदे से बरतरफ कर दिए गए हैं। नए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन हो सकते हैं, ताहम अभी कलमदान हमाद अजहर के पास है। बिलावल भुट्टो ने काबीना में तब्दीली को खुशाइन करार दिया है और मुतालबा किया है कि तमाम इलाकों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी अपोजिशन की बाकी जमातों से दूर हो रही है तो क्या हुकूमत के करीब हो रही है? मरियम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी को लेकर भी सियासत का बाजार खूब गर्म है। कोई जाने को तैयार नहीं तो कोई भेजने को तैयार नहीं, फिर भी जाने की बातें आखिर क्यों हो रही हैं? यही मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में रहेंगे, जिस पर बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल हो क्या रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं कमल शोजब साहिबा, मुस्लिम लीग नून से रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा प्रोग्राम का हिस्सा है, सीनियर एनालिस्ट मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिहाइंड द कर्टन्स असल में क्या हो रहा है। कमल शोजब साहिबा, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। हुकूमत की तरफ ही सब सवाल आजकल जा रहे हैं। डस्का फैसला PTI जो चाह रही थी, जो तवक्कुआत थी, उसके बरक्स आया है। अब स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हुकूमत की? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है और ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने मियां नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला दिया, मोहतरमा मरियम साहिबा की नाअहली का फैसला दिया। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिस पे ये लोग डंडे सोटे लेके 90s में चढ़ दौड़े थे, मियां नवाज शरीफ साहब और इनकी ये सारी टीम। और ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो जब वहाँ पर सारे ये चल रहा था केस और वहाँ पर जब ये पूरी प्रोसीडिंग्स हो रही थी तो वहाँ के एक फाजिल जज साहब हैं जिनके खिलाफ हमारी ये जो नून लीग है, इन्होंने इनके बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने पूरा एक ट्रेंड चलाया। तो हम उनके फैसले का पूरा भरपूर तरीके से एहतराम करते हैं। एहतमाम हुज्जत करना हमारा हक है, हर फोरम को जाके कनेक्ट चेक करना हमारा हक है, वो हमने किया। और जो फैसला आया हम उसका एहतराम करते हैं और 10 अप्रैल को इंशाअल्लाह ताला पूरे तरीके से लड़ाई लड़ेंगे इनके साथ और अपना हक वापस लेंगे। और एक चीज अब मैं आपसे भी कहूंगी कि दोबारा सवाल में डाल दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौज बुलाने का फैसला कर लिया है, तो इन्होंने अपनी रोने की तैयारी पहले से कर लेनी है या बाद में करनी है? क्योंकि जब वो निगरानी करने आ जाते हैं तो इनके गुंडे फिर उस तरह दंदनाते हुए अंदर नहीं जा सकेंगे जिस तरह पहले जाते रहे हैं। उस तरीके से नहीं, आप ये कह रही हैं पहले पुलिस होगी, फिर रेंजर्स होगी, फिर फौज होगी। ये 3 लेयर क्या सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है इस इलेक्शन के लिए? देखिए, इलेक्शन कमीशन का ये तो डिसीजन होगा ना कि उन्होंने 3 लेयर रखना है, 2 लेयर रखना है या सिंगल लेयर रखना है। लेकिन इतना बता दूं कि लास्ट टाइम जो स्ट्रैटेजी थी, अज़मा बुखारी साहिबा खुद जाके RO के कमरे में दरवाजे खटखाती रही, हालांकि पंजाब की सिटिंग अच्छा, ये मैं अज़मा से पूछूंगी, लेकिन आपकी गुफ्तगू से लगता है अब आप लोग नजरसानी करने नहीं जा रहे। 10 अप्रैल को कंटेस्ट करेंगे, अवामी अदालत में जाएंगे। लेकिन एक और मामला भी था जो इंतजामी तौर पे था, अफसरों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का जो हुक्म था, उसको आप लोग चैलेंज करेंगे या बस वो भी अब काबिल कबूल है, इलेक्शन कमीशन जाने और इंतजामी अफसरान जाने? देखिए आयशा, मुझे उसके बारे में भी इतला नहीं है, मैं चेक कर लेती हूँ फिर आपको बता देती हूँ। लेकिन सिर्फ ये बता रही हूँ कि इस दफा वो गुंडागर्दी जो पंजाब की सिटिंग MPAs ने और यहाँ पे MNAs ने मिलके की और राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी सरकर्दगी में करवाई, आधी रात को खुरम दस्तगीर साहब और ये सारे मिलके जो वहाँ डस्का इलेक्शन में तमाशे करते रहे, वो अब हम नहीं होने देंगे। ठीक है, इस दफा खातिर जमा रखिए, इस दफा इंशाल्लाह इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा, किसी को एतराज नहीं हो सके। ठीक है जी। अज़मा साहिबा, डस्का का फैसला आपके हक में आया है, लेकिन खातिर जमा रखने को भी कह दिया। आप उनको रिस्पॉन्ड करें। ये जो जजेस, मुअज़्ज़ज़ जजेस को लेकर एक नाज़ेबा किस्म की मुहिम भी मीडिया पर चली, नून लीग क्या इसकी मजम्मत करती है? और अगर क्या कहीं आपके लोग या मुंसलिक लोगों से मुतालिक पता लगे तो क्या कोई कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल इसकी मजम्मत करती हूँ मैं। वो कैंपेन अगर इस वक्त जो सिटिंग जज साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनके बारे में हो तो भी मजम्मत करती हूँ। और अगर PTI के लोग जो हैं
वो गटर की बारे में एक गटर के नाम के साथ एक जज साहब का नाम लेकर उसके ऊपर कैंपेन करे, तो मैं उसकी भी मजम्मत करती हूँ। और ये जो इतना अभी जो है वो हाजी बनने की कोशिश की है पीटीआई ने, बड़ा अफसोस होता है मुझे। आज मुझे पूरी कोशिश की है कि आज सूरज जो है वो कहीं मगरिब से चढ़ जाए। दीदी जरा पढ़ तो लीजिए, इलेक्शन कमीशन ने आपकी हुकूमत के बारे में कहा गुंडागर्दी आप कर रहे थे। आपके यूथ विंग के जो लड़के लेके गई थी ना आप वहाँ, आपके उस्मान डार साहब जो है वो पकड़े गए, वो फायरिंग कर रहे थे, जिन्होंने पूरे डस्ट के अंदर जो है वो क्यामत मचाई हुई थी। जरा चार्जशीट पढ़ तो ले, आपके बारे में पूरी पंजाब हुकूमत के रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की चार्जशीट है, उस गुंडागर्दी की चार्जशीट है जो आपके ऊपर हुई है। और ये भी मतलब मुझे हैरत है, आज कमल का शायद मेरा ख्याल है थोड़ा सा होमवर्क दुरुस्त नहीं है। खुर्रम दस्तगीर और राना सनाउल्लाह रात को जो है वो डस्का में नहीं थे, वजीराबाद में थे, जहां पर फिरदौस आशिकवान की एक मैंने रिलीज की थी एक फुटेज, जिसके अंदर वो सियालकोट के अंदर बैठ के कह रहे हैं कि उसको खिड़की डालने की कोशिश की थी राना सनाउल्लाह को, वो बच गया। और वो उस वक्त वजीराबाद में राना सनाउल्लाह पे अपनी खिड़की डालने की कोशिश की थी, जो ये नहीं कर सके। तो इसलिए ये चार्जशीट जितना हुआ है, ये गुंडागर्दी, ये सारी हरकतें आपने की अपने इस इलेक्शन को चोरी करने के लिए, तभी तो आपकी अपील जो है, और आप इलेक्शन कमीशन से भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आप सर्टिफाइड वोट चोर साबित हुए हैं कि आपने वोट चोरी करने की पूरी जो है वो कैंपेन की, वो नहीं हो सका। लेकिन दो तीन बातें, ये वाकई वही सुप्रीम कोर्ट है जिसको ओयत सदक जिलानी कहकर इमरान खान पुकारा करते थे, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसमें जो है जजों के गिरेबान पकड़ने की इमरान खान बात किया करते थे, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिनके जजों के माँ बाप तक इमरान खान साहब पहुंच जाया करते थे और शर्मनाक रोल की बात किया करते थे, तो वही सुप्रीम कोर्ट है। और इसलिए ये, और इनको सुप्रीम कोर्ट याद है, लेकिन चले जाहिर है वो याद नहीं होगा जो पार्लियामेंट पे हमला करके जमहूरियत की खिदमत की थी और जो पीटीवी पे हमला करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, वो तो जाहिर है इनको नहीं याद होगा। और जो इमरान खान साहब अपने वर्कर छुड़ाने गए थे एक पुलिस स्टेशन पे हमला करके, और वहां पर जो है अपने पूरा ताकत इस्तेमाल करके अपने वर्कर छुड़वा के लाए थे 26 दिन के धरने के दौरान, वो मेरा ख्याल इनको याद नहीं है। तो हमें मुर्द इल्जाम से पहले ना बराए मेहरबानी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो जरा चेक कर लिया करें। अच्छा अज़मा साहिबा वो कह रही हैं कि आप खातिर जमा रखिए। मुझे आपसे ये पूछना है कि पहले भी जब डस्का की धांधली थी, आप भी जाती तौर पर बड़ा पेश रही चीजों को सामने लाने में, अब क्या इंतजामात हैं? वो कि आपको कह रहे हैं कि आप तैयार हो जाएं, और उनके तमाम लोग भी कह रहे हैं हम अवामी अदालत में लड़ेंगे, जीत के दिखाएंगे, ये मलही साहब ने भी आज कहा है। तो क्या इंतजामात है कि इस बार धांधली ना हो सके? देखिए, ये तो अब पूरी कौम की नजरें हैं इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला जो है वो होके आ रहा है, इलेक्शन कमीशन इसको पहले कदम क्या दे चुकी है, तो अब इतना आसान नहीं होगा डीपीओ को इस्तेमाल करना। वो है एक एसपी जिसको इलेक्शन कमीशन जो है वो जो है वो ट्रांसफर करे, आप उसको दोबारा वहां लगा दें, आप पोलिंग जो है वो स्लो कराएं, फायरिंग करा के आप डस्का शहर में पोलिंग ही ना होने दें। मैं बिल्कुल मौजूद थी और पार्टी के एक तंजीमी ओहदेदार की हैसियत से पार्टी ऑफिस में मौजूद थी। मैं कहीं पर भी किसी पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं गई। लेकिन कंवल साहब ये बता सकते हैं कि उस्मान डार साहब गवर्नमेंट गर्ल्स जो कॉलेज था शहर का डस्के वाला, उसमें 3 घंटे अंदर क्या करते रहे? ये क्या इनके पास ये इंफॉर्मेशन है? ये भी मैं बता दूं। और ये जो आपने जिस तरह प्रिजाइडिंग अफसर अगवा किए ना धुंध की, उसके अंदर अब तो धुंध भी नहीं है, अब तो जाहिर है वो पंजाब हुकूमत की जो सपोर्ट है अब ये उस तरह से खुल के नहीं ले पाएंगे, और अगर ले पाएंगे फिर एक्सपोज करेंगे इनको। और वोट पे पहरा देना हमें आ गया है, तो वोट पे पहरा बिल्कुल देंगे, वोट डलेंगे भी इंशाल्लाह ताला, और वोट पे पहरा भी देंगे। और ये जो सर्टिफाइड वोट चोर हैं इनको घर छोड़ के आएंगे, वोट का पहरा देंगे। मोहसिन बेग साहब, अब आपसे 2 सवाल हैं। इलेक्शन क्या अब शफाफ हो जाएगा? दोनों के आर्गुमेंट्स देख रहे हैं, ग्राउंड हीटेड है डस्का का, नजरें उसके ऊपर है सबकी। क्या इलेक्शन शफाफ हो जाएगा? और जो कोरोना की एक हालिया संगीन लहर है, सब कुछ तो बंद किया जा रहा है, मजीद चीजें बंद की जा रही हैं। मोहसिन साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मोहसिन बेग साहब को आवाज़ नहीं जा रही है। मैं कमल साहिबा आपकी तरफ वापस आती हूँ, इससे पहले कि मोहसिन साहब को लें। जो ये डस्का के ऊपर जिस तरह की गुफ्तगू और जो तमाम मामलात आगे बढ़ रहे हैं, क्या अब की बार आपकी लीडरशिप या वो लोग जो ओहदे रखते हैं वो डस्का जाने से गुरेज करेंगे, जो अज़मा साहिबा भी अभी कह रही हैं, ताकि मामला इस हद तक ना बढ़े और शफाफ इंतखाब हो सके? मैं बता दूं, उस्मान डार साहब स्टेप डाउन कर चुके हुए थे जब वो वहां गए। वो अभी इस वक्त भी SAPM नहीं है वजीर आजम की, तो ये जरा ये भी अपनी इंफॉर्मेशन और होमवर्क अच्छी तरह कर लिया करें। दूसरी बात ये है कि ये शिजा फातिमा साहिबा और चंद और MNAs की फुटेजेस मौजूद हैं। आपके चैनल ने ब्रेकिंग खबर दिखाई थी,
जब ये आरओ के कमरे में गए थे। और ठीक कह रही हैं, इस दफा नारोवाल से आरओ नहीं तशरीफ लाएंगे। प्रिजाइडिंग अफसर्स अगर अगवा हुए थे तो वो उनकी रिपोर्ट कहाँ है? इलेक्शन कमीशन के पास तो अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, शायद इनके पास हो जहां ये उनको लेकर गए और जहां इन्होंने वीडियोस चलाई, क्योंकि वीडियोस का तो पूरा खजाना इनके पास होता है। कभी अपने ही एमपीए की वीडियो दिखा देते हैं कि डब्बा लेके भाग रहा है, और उसको फिर उल्टे बांस बरेली वाला काम होगा कि जो चोर होता है उसको सिपाही बना के पेश कर देना। तो ये तो इनकी ट्रेनिंग है। अजमा साहिबा ने जरा देर से ये ट्रेनिंग ज्वाइन की, नून लीग की पुरानी ट्रेनिंग है, उस वक्त ये पीपल्स पार्टी में थी और इनके ओपोनेंट लड़ा करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट पे उस टाइम पे अटैक हुआ था और वो सारी दुनिया ने देखा कि कैसे हुआ था। कमल साहिबा, इस बार तो मामला इंतजामी अफसरान पर आ रहा है ना। कमल साहिबा, इंतजामी अफसरान पर आ रहा है, हुकूमत पीटीआई की है। जी, एक मिनट जरा टाइम देना। क्यों निकाला मुझे कि जो पूरी कैंपेन चली थी वो जज साहिबान पे चली थी, सुप्रीम कोर्ट की आला अदलिया पे चली थी, आला जजेस पे चली थी, फैसले के खिलाफ चली थी। तो जब इनकी मर्जी के फैसले आ जाएं तो ये ऐसे करते हैं कि वाह वाह जबरदस्त। इलेक्शन कमीशन भी अभी बहुत अच्छा हो गया है। अगर यही डस्का का फैसला इनके खिलाफ आ जाता तो आज आप देखते कि ट्विटर पे कौन कौन से ट्रेंड्स चलते और फिर सबके बारे में जो जो बयानात निकलते और पता नहीं किस किस की वीडियोस निकल के सामने आ जाती। तो ये तो खैर इन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया है जिसको काउंटर भी किया जाएगा और इसको रोका भी जाएगा। अब दूसरी बात, इंतजामिया की बात की, अगर वहां पे इंतजामिया का फेलियर था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उससे सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए इलेक्शन दोबारा हो रहा है। और इस दफा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि फौज आके इंतजाम संभालेगी। तो मैं अब इनको ये कह रही हूँ कि इनकी तो आदत है, जब ये हार जाते हैं तो इनको तबरा भी पढ़ना होता है और किसी ना किसी पे इल्जाम भी डालना होता है। इस दफा मैंने सिर्फ इतनी बात की कि विजिलेंट रहिएगा, कोई ओहदेदार ना इनकाम वहां घुसने देंगे ना हम खुद जाएंगे, हम तो पहले भी नहीं गए थे। लेकिन अज़मा का रिस्पॉन्ड ले लेना फिर इस पे कि फैसला आपके हक में आए तो आप लोग खुश होते हैं और फैसला हक में ना आए। अज़मा साहिबा, हारना है या जीतना है पहले से तैयारी कर रखी है। ये सेहतमंद तासुर तो नहीं है फिर कोई कि अगर वो कहते हैं कि आप हारते हो या फैसला हक में ना आए तो फिर ये चीखो पुकार ज्यादा होती है। कमाल बात है। मतलब आज जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही। ये पहले तो ये है कि इलेक्शन कमीशन भी एक इदारा है। मोहतरमा कमल शोजब साहिबा जो है वो उसके ऊपर किस तरह चढ़ दौड़ी थी अभी कुछ दिन पहले, मैं तो ज्यादा दूर नहीं जा रही, मैं कुछ दिन पहले की बात कर रही हूँ। और उसके ऊपर जो है वो क्या क्या इलेक्शन कमीशन के लिए उन्हें तबर्रा और वो सलवाते हैं वो की, वो भी रिकॉर्ड पे हिस्सा है। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो सारी ब्रेन है ना, इनकी जो मेमोरी है वो अपनी दफा जो है वो बिल्कुल इनकी ब्लैंक हो जाती है, इनको कुछ भी याद नहीं रहता। और मैं ये कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वही फैसला दिया जो ग्राउंड रियलिटीज पे था। अगर वहां पर यूथ विंग के इनके जो वो टाइगर फोर्स है, अगर वो वही टाइगर फोर्स बाय द वे, वो जब ये हमारे लोगों पे हमला किया इन्होंने पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर, जब इमरान खान साहब वो सो कॉल्ड एतमाद का वोट ले रहे थे, तब भी वही टाइगर फोर्स के लड़के थे, उनकी तस्वीरें भी मैंने डाली थी। ये उन्होंने टाइगर फोर्स दहशतगर्द फोर्स बनाई अपनी तरफ से। ये लड़कों को ये इन कामों के लिए चले अज़मा साहिबा मोहसिन बेग साहब भी साथ हैं। ये जिसको आप टाइगर फोर्स को दहशतगर्द फोर्स कह रही हैं, ये भी बहुत बड़ा इल्जाम ही मैं बोलूंगी कि इस तरह से कह जाना, जाहिर बात है नौजवान है, यूथ है। मैं मोहसिन बेग साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये दोनों की जो गुफ्तगू और हीटेड डिबेट है, डस्का का इलेक्शन है, दो सवाल आपसे, क्या अब इलेक्शन शफाफ हो जाएगा और जो कोरोना की संगीन लहर है उसमें 10 अप्रैल को इसका इनेकाद मुमकिन हो जाएगा? बहुत शुक्रिया जी, सॉरी फॉर द कनेक्शन बेहतर नहीं था, मैं दोनों की गुफ्तगू नहीं सुन सका। बेसिकली आपके सवाल के जवाब में शफाफ इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना मौक़िफ़ पेश किया, मेरी राय यही थी कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ही फैसला आना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब शेड्यूल जारी कर दे और वो इलेक्शन उसी शेड्यूल के तहत होने चाहिए। गो के पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि हमारी तैयारी नहीं है, हमें कुछ वक्त चाहिए। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन की एक स्टेटमेंट आई थी कि वो रेंजर्स और अस्करी फौज की मदद भी वो लेना चाहते हैं ताकि इलेक्शन पुरसकून माहौल में हो, कोई ऐसा वाकया ना हो जो पहले हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन ने ये शेड्यूल दिया तो वो इलेक्शन इस दफा बेहतर अंदाज में, पहले से बेहतर अंदाज में करवाएंगे। अच्छा सर, ये कि पीटीआई का वैसे कोर्ट जाने का फैसला दानिशमंदाना था? बिल्कुल नहीं था। देखें, इलेक्शन कमीशन ने यही डिसीजन किया क्योंकि उसमें वो पोलिंग स्टेशन नहीं थे जहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए धुंध में। मसला ये आ रहा था कि बाकी पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग रुकवा दी गई थी।
अब वो नून लीग के पोलिंग स्टेशन थे या वोटर ज्यादा थे या पीटीआई के थे, वो गॉड नोज, लेकिन वो पोलिंग स्टेशन रुकवाने से बहुत से लोग अपना वोट कॉस्ट नहीं कर सके। वो किसकी तरफ जाना था वो तो वक्त बताता, लेकिन नून लीग ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो यही था कि जो हमारे वोटर थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने वो सारी केस दोनों साइडों से सुनकर यही फैसला दिया कि बजाय इसके कि वो 36 या वो 23 जो पोलिंग स्टेशनों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए थे, उन्होंने कहा जी पूरा जनरल इलेक्शन होना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि इसमें ना पीटीआई को फिक्र करनी चाहिए ना नून लीग को। अगर पुरस्कून और फेयर इलेक्शन होता है तो रिजल्ट जो भी आएगा उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इलेक्शन है, इसमें हार जीत होती है। ठीक है, मोहसिन बेग साहब भी हमारे साथ है, अजमा साहिबा और कमल भी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो काबीना में तब्दीली से लेकर फैसलों की तब्दीली, सोच विचार जगह पर, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बात करेंगे काबीना के बड़े फैसले की। मोहसिन बेग साहब, काबीना के फैसले भी हमारे सामने आए और हमाद अजहर साहब ने जो गुफ्तगू की थी वो फैसला किया गया था, सिफारिश नहीं थी, काबीना की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। फिर बात की गई कि वजीर आजम ने अप्रूव किया। जब उनसे पूछा गया काबीना इजलास में वजीर आजम की तरफ से, तो हमाद अजहर ने याद करवाया कि यह आपकी जानिब से बताया गया और कहा गया था। सर, ये इतना बड़ा फैसला होना जिसने मीडिया हेडलाइंस बनाई और हमारे हमसाया मुल्क के साथ एक राब्ते की बात की गई और फिर इस जगह आकर इख्तिताम होना, आपकी राय क्या है? ये किस किस्म की पेशरफ्त रही हुकूमत की तरफ से? आयशा, एक चीज समझ लीजिए कि जो प्रोसीजर है ईसीसी में समरी जाने का, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसको अप्रूव करता है, फिर वो समरी ईसीसी में जाती है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने वो समरी अप्रूव ही ना की हो और ईसीसी में चली जाए एक बार। फिर हमाद अजहर साहब ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने इस चीज का ऐलान किया कि हमने फैसला कर लिया है। अब जब वो फैसला हुआ और कुछ हलकों को नेचुरली हमारे जो अस्करी हलके हैं उनको ये चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि जब इसकी तजारत रोकी गई थी तो उनकी राय भी शामिल थी और वो मेरे ख्याल में गालबन 7 अगस्त था जब 5 को उन्होंने मोदी साहब ने फैसला किया कश्मीर के उस आर्टिकल का, और अब जब फैसला हुआ तो उसमें उनकी राय शामिल थी। इस दफा जब आपने डिसीजन किया तो उनकी राय नहीं ली, तो नेचुरली नेक्स्ट डे सोशल मीडिया पे भी बहुत आया, बहुत से जगह पे उसके ऊपर कमेंट्स भी आए, तो नेक्स्ट डे काबीना को मजबूरन उसको टर्न डाउन करना पड़ा। तो इसमें गलती मेरे ख्याल में हमाद अजहर साहब की नहीं है, बल्कि उनके साथ शायद थोड़ी ज्यादती भी हो गई है, क्योंकि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले में ऐलान करना और फिर नेक्स्ट डे उसको टर्न डाउन कर देना। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ये गलती है और आज की जो हेडलाइंस है वो भी यू टर्न से मुखातब की गई हैं। तो ये सोच समझ के फैसले नहीं हो रहे। आई डोंट नो किस तरीके से डिसीजन किए जाते हैं। इनको अगर आप सबको लूप में लेंगे, इंडिया के साथ जो इशू है वो बड़ा हसास है, उसके ऊपर किसी एक इंडिविजुअल को फैसला नहीं करना चाहिए और उससे आपकी हुकूमत की और ओवरऑल सुक्की हुई। और साहब, जैसे आप खुद कह रहे हैं इतना बड़ा फैसला नहीं हो सकता था और फिर आपकी गुफ्तगू बता रही हुकूमत चाहती थी मगर मजबूर हुई, ये फैसला फिर किस जगह हो गया इस तरह से कि उसका इतना बड़ा ऐलान करना? अभी तो माशी तौर पर आप अपने वजीर बदल रहे हैं, मजीद बदलने जा रहे हैं, तो इसका ऐलान फिर क्यों जरूरी समझा गया? इसके पीछे की स्टोरी भी तो कुछ होगी आखिर। देखें, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज से कोई 2 हफ्ते पहले सेक्रेटरी कॉमर्स को ये कहा कि आप ये समरी बनाएं। डीजी कॉमर्स जो हैं वो चाह रहे थे कि आप सबकी राय ले लें फिर इस समरी को, तो सेक्रेटरी साहब ने उनको बावर करवाया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब उस वजारत के भी इंचार्ज वजीर हैं, तो उसके बाद ये समरी गई और वहां से अप्रूव होके आई। तो इसमें गलती की गुंजाइश अगर आप कहें कि हमाद अजहर की या किसी और की, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से के डिसीजन और उनकी अप्रूवल से हुई। अब जब दूसरी साइड से थोड़ा सा प्रेशर आया और ये जितने वज़रा हैं कैबिनेट में माशाल्लाह, ये सारे वहां लिंक हैं दूसरी साइड पे, तो इनको भी कहा गया हुआ कि आपने बोलना है, तो वो बोले और समरी रिजेक्ट होगी, जो कि मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर के लिए ये मुनासिब बात नहीं हुई कि उनकी अपनी कैबिनेट में उनकी अप्रूव की हुई समरी रिजेक्ट हो जाए, जो कि मैं समझता हूं कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही सुक्की का बायस बनती।
कमल साहिबा, ये तो हमाद अजहर के लिए भी सुबकी का बायस बन गया। आते ही बड़ी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक ऐलान कर दिया, फिर उस पर सोचने बैठ गई काबीना, फिर कहा गया जी काबीना की तरफ से होना है। अब आपने कहा कि ये सियासी फैसला कर रहे हैं आप, कोई जज्बाती फैसला था, कोई अमली फैसला था, क्या था ये? आयशा देखिए, मैं पहले ज़रा क्लियर कर दूं, जो अभी मोहसिन साहब ने कुछ बातें की और उसमें उन्होंने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जिक्र किया। मैं ज़रा प्रोसीजर को वाजे कर दूं। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी कि जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी है, ये वहाँ सारी डिस्कशन हुई, जिसके स्टेक होल्डर्स सिर्फ एक मिनिस्ट्री में नहीं, उसमें तो हमारी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स की मिनिस्ट्री भी बैठती है, उसमें एडवाइज़र साहब भी बैठते हैं जो कॉमर्स के हैं, और भी स्टेक होल्डर्स बैठते हैं, और जितनी बिजनेस से रिलेटेड जिनके इश्यूज हैं वो सारे रिकमेंडेशंस वहीं पर। अच्छा, ये बता दें कॉमर्स मिनिस्ट्री के इंचार्ज कौन है ना, उनको भी पता होगा क्या हो रहा था? जी, ये आप बहुत ही आला सवाल पूछ रही हैं, और मेरे ख्याल में इसको आप जिस तरफ लेके जा रही हैं मैं उसको बिल्कुल बयान करने लगी हूँ। जो भी मिनिस्टर इंचार्ज होता है, अगर ये एडवाइजर हो तो उसका इंचार्ज प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और आप मुझे जरा मौका दीजिएगा, मैं अपना पॉइंट पूरा कर लूँ, क्योंकि ये सारी बात घुमा फिरा के प्राइम मिनिस्टर तक ले जाई जा रही है, तो मैं भी वहीं पे ही लेके जाऊंगी, और इंशाल्लाह आपने जो टेक्निकल उसको एड्रेस करूंगी। मैं सिर्फ इतना बता रही हूं कि इसी पीटीआई की जो हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर के दौर में आपकी टेक्सटाइल रिवाइव हुई है, और वो 52,000 लूम्स जो तोले तोले करके बेचा जाता था, जिनको लोहे के उस पे बेचा जा रहा था, वो इस वक्त दिन रात चल रही हैं, 24/7 चल रही हैं, और हमें 31,000 लूम्स और लगानी पड़ी हैं। और जो बांग्लादेश और इंडिया और श्रीलंका को जाया करते थे, जितने भी ऑर्डर्स जाया करते थे, वो इस वक्त पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर में आए हुए हैं। मसला सारा इधर आ रहा है कि रॉ मटेरियल की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो बिजनेसमैन इस वक्त ये चाह रहे हैं कि कंपेटिटिव प्राइसेस पे, जहां कम अवेलेबल है, वहां से हम रॉ मटेरियल ले लें, और जाहिर है इंडिया एक बड़ी मार्केट है। सवाल ये नहीं था कमल साहिबा, और ये एस्पिरेशन। आयशा, 1 मिनट देना, आपके सवाल बड़े बड़े होते हैं, जवाब भी 2 मिनट का ले लिया करें। मैं आपको पूरा पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। जितने बिजनेसमैन और बाकी सारे हैं, वो एक काफी अरसे से एक प्रपोजल दे रहे हैं। अब आपने जो कहा कि समरी, देखिए जो भी मिनिस्ट्री या जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने समरी बनाई है, वो कैबिनेट में जाती है। वजीर आजम का डिसीजन, मुस्तफा एपेक्स की जो है, उसके बाद अकेले बंदे का डिसीजन कैबिनेट के डिसीजन के बगैर माना नहीं जाता। वजीर आजम का डिसीजन मींस कैबिनेट का डिसीजन। तो आप कैसे कह सकते हैं पीएम ऑफिस और वजीर आजम विद काबीना का डिसीजन इज कॉल्ड वजीर आजम का डिसीजन? तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के लिए भी ये पैगाम है कि वजीर आजम और उनकी काबीना मिलकर डिसीजन करती हैं। आपकी तरह यहाँ गुलामाना निजाम नहीं कि एक बंदा 4 बंदे बुला के डिसीजन करके बाकियों से निकलवा लेगा। यहाँ डिस्कशन होती है। जिनसे इन्होंने लिंक किया कि आर्मी या वो, तो मैं आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं कि ये जो आप लोग एक हवा क्रिएट करते हैं, जिस सेम पेज को बहुत दफा मरियम साहिबा भी उठाया करती हैं, वो सेम पेज मौजूद है स्ट्रैटेजी के लिए, फॉरेन अफेयर्स के लिए, डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिए। बिल्कुल डिसीजन मेकिंग में राय होनी चाहिए, और है। दूसरी बात, फॉरेन मिनिस्टर साहब रात को पहुंचे हैं, वो गए हुए थे दोशंबा वाली जो कॉन्फ्रेंस, उधर से वापस आए हैं। अगले दिन कैबिनेट थी, वहां पे तमाम जितने लोग हैं, आप जरा ट्वीट्स देखें, शीरी मजारी साहिबा ने भी की, बाकियों ने भी, कि इकोनॉमिक काउंसिल की जो ये ईसीसी की जो ये समरी है, इसको पॉलिटिकल बुनियादों पे और इस रीजन में जो हमारी टेंशन है उसकी बुनियादों पे रिजेक्ट किया गया। हालांकि ये अगर हम अपने बिजनेस के हिसाब से देखें तो बहुत फिजिबल है। तो लिहाजा दो चीजों को कंफ्यूज ना करें, ये एक प्रोसेस है, प्रोसीजर, और वहां पर ये नहीं हो सकता है कि नीचे एक ईसीसी में डिक्टेशंस चले, वहां लोग आके अपनी डिसीजंस करते हैं, अपनी राय देते हैं, और वो समरी जानी चाहिए कैबिनेट में। वहां डिस्कशन हुई और कैबिनेट के डिसीजन और वजीर आजम का जो इकट्ठा डिसीजन आया वो एक ही है, और मेरे ख्याल में उसी को हैमर करना चाहिए। हमाद अजहर साहब ने 2 दिन पहले क्या बताया कि फैसला हुआ और जो रिपोर्ट हुआ काबीना इजलास में। अजमा साहिबा, ये मैं शॉर्ट सुनवाना चाह रही हूँ हमाद अजहर का, सुनिएगा, मैं फिर आपसे सवाल रखती हूँ। फैसला स्टैंप होता है कैबिनेट से, जब कैबिनेट स्टैंप करती है फैसले तभी माने जाते हैं। ठीक कह रही हैं आप जी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की प्रपोजल के ऊपर हमने ये ईसीसी में फैसला किया है कि हम कॉटन की इंपोर्ट को भी इंडिया से खोलेंगे जून के एंड तक। हमारे हमसाया ममालिक में इंडिया में चीनी की कीमत पाकिस्तान से काफ़ी कम है, तो इसलिए हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फैसला किया है।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के प्रपोजल पर ये ईसीसी ने फैसला किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वजीर आजम इमरान खान अपने पास रखते हैं, वहां पर ये डिसाइड हुआ, ये प्रपोजल आया और एक फैसला ईसीसी ने किया। तो अजमा साहिबा, आप समझा सकती हैं कि वजीर कॉमर्स इमरान खान ने जो फैसला किया वो वजीर आजम इमरान खान ने तस्लीम क्यों ना किया? का फैसला और वजीर आजम के फैसले का फर्क मैंने आपको बता दिया। जी ठीक है। जी अजमा साहिबा, इज्तिमाई फैसले हो रहे हैं, फिर तो अप्रिशिएट करना चाहिए ऑपोजिशन को भी। हुकूमत की गवर्नेंस और हुकूमत की जो अंडरस्टैंडिंग है चीजों की, वो क्या है? मतलब अंदाजा इनको इतना नहीं मालूम शायद हो पा रहा कि जो मिनिस्ट्री जो है, जो कंसर्न मिनिस्ट्री होती है, वो है इनिशिएट करती है समरी को, और समरी जो है वो मिनिस्ट्री जो अज़मा की लाइन ड्रॉप हुई है, गालबन हमारे साथ नहीं है। मैं आपकी तरफ आऊंगी मोहसिन बेग साहब। शौकत तरीन साहब का नाम आना शुरू हो गया इसके साथ ही, और वो इस वक्त मौजूदा माशी सूरत हाल, क्योंकि मईशत इस वक्त सबसे बड़ा मसला है जिस पर आगे पीछे तब्दीलियां हो रही हैं। बेग साहब, ये अचानक से हफीज शेख साहब भी बुरे हो गए, महंगाई का मामला भी आ गया और सब उसकी वो हो रही थी। अभी हमाद अजहर हैं तो वो बेचारे ऐलान करते हैं, पता चलता है ऐलान उनका अपना नहीं था, गलत हो गया कुछ। अब शौकत तरीन साहब तो ऑलरेडी क्रिटिसाइज कर रहे हैं माशी सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर। हुकूमत समझ पा रही है चीजें दुरुस्त करना, या मईशत हाथ से निकल गई है? आयशा, बहुत शुक्रिया। बेसिकली कमल साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं इनको अगर चाहेंगे तो मैं वो समरी भी भिजवा दूंगा जो अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एज ए मिनिस्टर कॉमर्स वापस भेजी, जिसका अप्रूवल के बाद ही उन्होंने ईसीसी में फैसला किया। अब आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ। देखिए, शौकत तरीन साहब ने जो कल इंटरव्यू दिया और जो माशी सूरत हाल की अक्कासी की, मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि मईशत डूबी नहीं, डूब चुकी है और इसका रिवाइवल हमें बहुत अरसा लगेगा। आपने एक्सपेरिमेंट करके बार बार आपने इस नहज पे पहुंचा दिया। सबसे बड़े प्लेयर पीटीआई के थे असद उमर साहब, और मैं पहले दिन से, मेरी खान साहब से बहुत अच्छी दुआ सलाम है, मैंने उनको कहा कि आप इनको कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ना देना, ये नहीं कर पाएंगे, और वही हुआ। और उन्होंने शुरू में जो 2 मिनी बजट लाए उससे आपने तबाही फेर दी, और फिर आईएमएफ के पास जाने में इतनी देर की, और आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं, आप मेरे प्रोग्राम निकाल के देख लीजिए, मेरे आर्टिकल देख लीजिए। मैं ये कह रहा था कि ये प्री लोड जो लोड अवाम पे डाल रहे हैं, आईएमएफ ने कहा कुछ चीजें आईएमएफ पहले आपको शराइत देती है कि ये करके लाएं, फिर आप बात करेंगे, और कुछ चीजें उस मुआहदे और उस पेमेंट के बाद होती हैं। तो इन्होंने जो प्री लोड में काम किया, वहीं से मईशत का जनाजा निकल गया, और फिर आपने देख लिया, आपको हटाना पड़ा उनको। तो बेसिकली कोई ये, जब मुझे पिछले दिनों भी कह रहे थे इकोनॉमी टेक ऑफ करिए, तो मैं हंस रहा था कि इकोनॉमी कहाँ टेक ऑफ करी है। ग्राउंड रियलिटी बहुत मुख्तलिफ है, जो कि कल शौकत तरीन साहब ने इनको बता दिया। तो मकसद ये है कि किसी ख्वाब में रहना और एक्सपेरिमेंट करके इस मुल्क को जिस नहज पे आप ले आए हैं, और हमारी ग्रोथ कहाँ थी, वो जो चोर और चक्के डाकू थे वो बेहतर थे कि वो 5.8 पे छोड़ के ये हम उसे माइनस में ले आए, और अभी भी हम उन्हीं को ब्लेम करते हैं कि जी वो ही जिम्मेदार थे। ऐसा नहीं है। आप अगर फॉल्ट साइड पे हैं, आपसे नहीं चल रहा, तो आप उसका बर्मला इजहार कीजिए, आप बताइए कि हमसे ये गलती हुई है, बजाय इसके कि आप दूसरों पे डालें। और कोई विजन, मैं ये नहीं कहता इकोनॉमी में आयशा, कोई विजन किसी भी सेक्टर में, किसी सेक्टर में, एग्रीकल्चर का हाल देख लीजिए आप, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट और हमारी फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए, किसी सेक्टर में आई डोंट नो हुआ क्या है। आया इनके पास बंदे नहीं थे, मतलब ये वहां ले आए तजियाकारों को भी सोचने पर कि समझ ना आए कि हुआ क्या है, हो कैसे रहा है। मैं बहुत परेशान हूं कि हुआ क्या है, और ये हालत इस मुल्क की पीटीआई के हाथ से ये कहां तक हम पहुंच गए। अज़मा साहिबा, योस से पिछली बात भी मुकम्मल कीजिए और फिर इसके ऊपर भी आ जाइए। देखिए, पहले तो ये है कि बहुत क्लासिक एग्जांपल आज कमल ने जिस तरह से हमें ईसीसी की तश्कील नौ बताकर इमरान खान साहब को नीवा नीवा निकालने की कोशिश की सारे मामले में, इससे आप अंदाजा लगाइए कि इनकी सेंस क्या है, इनको कितना मालूम है अमूरे ममलिकत के बारे में, इनको कितना पता है रूल्स ऑफ बिजनेस के बारे में, हुकूमतें मुल्क चलते कैसे हैं। मोहतरमा ईसीसी पे पहुंच गई, लेकिन इनको ये बताना समझती हूँ कि ईसीसी समरी नहीं बनाती, ईसीसी फैसला देती है किसी एक मिनिस्ट्री से। एक मिनिस्ट्री रिक्वेस्ट करती है कि ये करने की इजाजत दी जाए,
ईसीसी उसके ऊपर फैसला कर देती है और वो फैसले जो है वो कैबिनेट पे चली जाती है। और इस केस में ईसीसी के पास जो समरी आई वो वजीर आजम इमरान खान को एज कॉमर्स मिनिस्टर, जिसका बाद में हमाद अजहर ने कैबिनेट में जो है वो इजहार भी किया कि भाई आपने मुझे कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब कि ये 2 हफ्ते पहले आपने मुझे कहा था ये करने के लिए, मैं करके लेके आया हूँ। और उसके ऊपर जो है इनको प्रॉब्लम पता है, इनको आदत है कुर्बानी के बकरे ढूंढने की। जो ये जो अभी कपास की जो बात कर रही थी, ये भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो शुगर माफिया है ये कहते रह गए, हमारे एग्रीकल्चरर्स कहते रह गए, हमारे एक्सपर्ट्स कहते रह गए कि शुगर माफिया इस 2-2.5 साल के अंदर उसने हम एक्सपोर्ट किया करते थे कपास। इन्होंने इतनी ज्यादा शुगर इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के चक्कर में इन्होंने अपने फायदे हासिल करने के लिए इन्होंने कपास का बेड़ा गर्क कर दिया। इस पे एक नहीं बारहा लिखा भी गया और कहा भी गया, और कहा गया कि कपास का नुकसान होगा, और वही हुआ कि आज कपास जो है वो इतना, और आपको ये मालूम, पता नहीं इनको मालूम है कि नहीं, कि जो पानी का जो एक बेल्ट का तरीकाकार इशू होता है शुगर के और कपास के हवाले से, इन्होंने इतना अनफेयर किया कि कपास जो है वो उगाना मुमकिन नहीं रहा, गन्ने को जो है वो फ्लरिश करते रहे, और कपास से आज हम हालत यह है कि हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद जो बाहर भेजा करती थी कपास और कॉटन, आज हमारा यह हाल है कि हमें इंडिया से मंगवाने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जाम्पल आपको याद कराऊं, आपको याद होगा डॉक्टर जफर मिर्जा साहब जो है उनके ऊपर भी एक इसी बैन के दौरान एक इल्जाम लगा था कि उन्होंने भारत से खाम माल मंगवाया था। मेरी उनसे बात हुई पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में थे, वो भी कह रहे थे कि वो नहीं सही तरह अंडरस्टैंड किया गया बात को, वो जरूरत थी। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन अज़मा साहिबा ने एक बात की है इंडस्ट्री को लेकर, यहाँ पर एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। मोहसिन बेग साहब, शहजाद अकबर की गुफ्तगू सुनी, कभी के मोहसिन की गिरफ्तारी का भी इम्कान है क्या? मैं तो ऐसे सकता हूँ, ये जुरिस्डिक्शन इनकी नहीं है। आप ये देखें कि ये खुद उनसे डील करे रहे, और जो बैरिस्टर थे या क्यूसी थे जफर अली, वो भी काबिल मूसी से मिले, वो $17 मिलियन में डील कर रहा था, आपने उसको $28 मिलियन पे किए। तो ये जो कह रहे हैं कभी अरेस्ट हो सकता है, आप कैसे अरेस्ट कर सकते हो उसको? मतलब इतना रोज आके एक नया बयान देते हैं। कल उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के बारे में कहा, पहले वो हमें पापड़ वाला बता रहे थे, कोई पता नहीं कुल्फी वाला लाहौर में टिटिया। तो आप कौम को गुमराह कर रहे हैं। आपका जो काम है वो करें, कोई प्रोग्रेस नहीं। आपने $1 आज दिन तक रिकवरी नहीं की, बल्कि आपने कौम के $33 मिलियन पे कर दिए, और आप भी आज कहते हैं कि मैं वो गिरफ्तार कर सकते हैं। आपकी जुरिस्डिक्शन है लंदन में उसको अरेस्ट करने की, और वो कोई ऐसा आम आदमी है, उसने आपको आगे लगाया हुआ है। उसने पूरे पाकिस्तान की तहजीब की बयान दे के हमें पूरी नेशन को चोर बना दिया, जाके डील कर रहे थे। तो ये जो इवन ब्रॉडशीट की रिपोर्ट भी आई है, ये भी आयशा बहुत ही मजाक है कि ना तो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका जिक्र किया, उनके न्याय की तारीफ की, जिन्होंने मुआहदा किया, गलत किया, वो दोनों आर्मी ऑफिसर्स थे, उनका जिक्र नहीं है। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। जी अज़मा साहिबा, कहते हैं कि कोई आसान नहीं होगा ये गुफ्तगू में, और काबीना इजाजत भी ना देगी जाने की। भाई कमाल है, मतलब ये जोकरों की टीम है, जो एक से एक बढ़ के जोकर आता है, तमाशा दिखाता और चला जाता है। अब इन्हीं की जो मीडिया टीम है वो बैठकर ऐसी खबरें बनाएं और खबरों के ऊपर अंदाजा लगाएं। ये हालत है मुशीर एहतसाब की, उसको ये नहीं पता कि जो मीडिया पे ये खबरें चलवा रहे हैं वो खुद फरमाइशी तौर पर ये उनके मीडिया की तरफ से आ रही है, हो रही है। मरियम नवाज साहिबा कैटेगरी हैं, इनको घर भेजने तक तो मरियम नवाज कहीं नहीं जा रही। और हमने जो है वो डॉक्टर अदनान साहब अपनी फैमिली के साथ वक्त स्पेंड करने आए हैं यहाँ, उनकी कोई मरियम नवाज को देखने दिखाने की कोई ऐसी खबर है ही नहीं। पर हुकूमत में बड़ी परेशानी है मरियम के जाने की भी, इसका मतलब है वो नहीं जा रही जो आप कह रही हैं? नहीं जा रही, और उनको बड़ी खामोशी से वो हो रही थी। तो कल से 2 डोज दे चुकी हैं वो, एक शहजाद अकबर साहब को भी और उसके बाद शहबाज गिल साहब को, जो बहुत याद कर रहे थे उनको। तो जहां जहां याद करेंगे वहां वहां वो आके मुकम्मल इनको जो है इनकी तसल्ली कराएंगे। देखें आप, कमल साहिबा वो कह रहे हैं कि भाई मोहसिन बेग भी सजेस्ट कर रहे थे कि अपना अपना काम ठीक कर लें, ये छोड़ दें इन कामों को, जहाँ पे जो अज़मा भी कह रही हैं कि वो इधर ही हैं, परेशानी ना लें, तवज्जो करें मईशत की तरफ। आयशा, पहले तो आपने इन सबसे ना अच्छी तरह रगड़ा लगवाया हुकूमत को और जवाब मुझे देने नहीं दिया, तो इस पर मेरा प्रोटेस्ट नोट करें। दूसरी बात यह है कि जो मुझे ये अकल समझा रही थी, मैं इन्हीं की बात को इन्हीं को ही बता दूं
कि एक मिनिस्टर इंचार्ज में और प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन का फर्क मैंने बताया। वापस जाके जब प्रोग्राम के क्लिपिंग्स आए ना तो सुन लीजिएगा। आपके अंदर आईक्यू की कमी, आप सुनती कम है, बोलती ज्यादा है। जहां तक आपने मरियम की बात की तो हम इसलिए उनको मिस कर रहे थे कि उनका बाहर ना निकलना तो हमारी जो एंटरटेनमेंट और जो ये कवालों का पूरा एक टोला तालियां बजाता पीछे खड़ा होता है, हम इन्हें बहुत मिस कर रहे थे। हमें बहुत यहाँ पर खामोशी महसूस हो रही थी, एक थ्रिल रहती है, म्यूजिक चलता रहे ना, निक्की निक्की ढोलकी बजती रहे तो काम चंगा हो जाता है। जहां तक हमारा काम करने का तरीका है, हमारा काम, हम अपना काम बेहतरीन कर रहे हैं। माशी इंडिकेटर्स हमने बदले हैं। मौसम साहब की जो पेंटेड ब्लैक पिक्चर है, वो ब्लैक पिक्चर के पास मेरे पास पूरे फैक्ट्स हैं। आप जिस वक्त टाइम देगी मैं पूरे फैक्ट्स आपको इकोनॉमिक रिवाइवल के टर्न आउट के बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपसे वो सारे फैक्ट्स लेते हैं तो वो हम टेबल पे बैठ के कर लेते हैं, वो हम टेबल पे बैठ के हल कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरी कौम को गुमराह किया जाए। ये जो बूम आया हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर में और टेक्सटाइल सेक्टर में और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, ये नवाज शरीफ साहब की 2016 की ब्लूमबर्ग की और लोकल रिपोर्टें, जब 2-2 लाख लोग, 5-5 लाख लोग बेरोजगार हुए। ठीक है, और लोगों ने फैसलाबाद में खुदकुशियां की। एक और प्रोग्राम आप तीनों के साथ बनता है इसके बाद। आ गई है मरियम साहिबा की डोज देने का तरीका ये कि वो ढोलकी पे बड़ी अच्छी डोज देती है, आप देते रहे और हम बड़े खुश होकर रिसीव करते हैं। चले, आपको उनका इंतजार रहता है, बोलिए, आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।